Hello, friends. I am Ajay Kumar Thakur. Welcome in my first class of chemistry. It's my first class, and today I will discuss from chapters, those chapters you already discussed or already taught by your teachers or already पढ़ा होगा आपने। जो पहले जो भी चैप्टर 11th में आप पढ़ा होगा आपने, और अभी 12th में भी जो चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। आज मैं अपने पहले क्लास में कुछ ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे लूँगा, और इसमें आज मैं 12th के तीनों पार्ट को टेकअप कर रहा हूँ, यानी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कोशिश कर रहा हूँ इस तीनों पार्ट को टेकअप करूँ। आप चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको स्कोर देता है। जरूरत है उसको थोड़ा टेक्निकली पढ़ने का। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, खास करके मैं बोर्ड एग्जामिनी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक उस पोर्शन को भी पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि वो आप आसानी से जो है उस चैप्टर को जो है, जो क्वेश्चन अगर वो आ रहे हैं तो आप इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूं 11th के कुछ पार्ट्स, जो कि ऑलरेडी 12th में जो है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, और होप सो कि शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूं। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल पे कमांड है तो होप कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन को इस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बोर्ड एग्जाम में भी वो बहुत ज्यादा है। वो आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए होंगे। हर एक जगह ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं है जहां पे आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत ना पड़े। अगर वो कमांड होता है तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि जस्ट यू हैव सीन पीरियोडिक टेबल। आपके पास अगर नहीं है पीरियोडिक टेबल तो सामने आप पीरियोडिक टेबल को रख लें। ये जो मैं नीचे जो ग्रुप बनाया है वो जैसे मैं एक दिखा देता हूं आपको। ये पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, ये सामने आप रख लें। और मैं यहां ये बताना चाहूंगा आपको कि कैसे आप आसानी से जो है ग्रुप, पीरियड, जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टीज आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। वो देखिए, इसके लिए आपको जो 11th में आपने पढ़ा था उसमें होम्स रूल ये पढ़े होंगे आप, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़े होंगे, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़े होंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े होंगे। इस आधार पे आप देखिए कि पहले मैं जो पीरियोडिक टेबल जो पॉइंट लिया हूं उसको मैं डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जान रहे हैं, तो देखिए कि कैसे आप अगर कम से कम 30 एलिमेंट्स आपके माइंड में है तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप स्केच कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसके बारे में एक ट्रिक्स आपको पहले बता रहा हूं। लेट अस सपोज कि जैसे मान लीजिए हम एक एलिमेंट्स, पहला जो हाइड्रोजन है तो आप लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 लिखते हैं। दूसरा उसी ग्रुप का एक अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं, सोडियम को लेते हैं तो आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखते हैं।
यानी आप ये देखिए यहां जो S1 यानी 1s1 जो पहला फर्स्ट ग्रुप जो आपका पीरियोडिक टेबल का है वो 1s1 है। यहां भी देखिए ये S में 3s में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी अगर आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को जानना चाह रहे हैं, मे बी कि आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है, एलिमेंट कौन सा है वो भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन आप बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो जैसे अगर वो फर्स्ट ग्रुप में जो पहला हाइड्रोजन है यानी ये 1s1, उसके नीचे जस्ट बॉटम में जो एलिमेंट्स का जो एलिमेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2s1, उसके नीचे 3s1, 4s1, 5s1, इस तरह से देखिए। यानी जैसे मैंने एक यहाँ सोडियम निकाला है तो देखें आप यहाँ पे क्या है 3s1, देखिए ये 3s1। अब आप जो ट्रिक्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये जानते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1 है तो एलिमेंट जो है जो फर्स्ट ग्रुप का होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो सेकेंड ग्रुप का होगा। फिर इस तरह से आएंगे 1 2 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 4 5 6 7 8, यानी अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 आ रहा है आपका, तो इसमें आप 10 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप का हो जाएगा। यानी ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है वो S ब्लॉक के लिए है और ये 3 से 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका है जिसमें 10 ऐड किया गया है ये आपका हो गया P ब्लॉक हो गया। यानी पहले हम S ब्लॉक और P ब्लॉक का ये ट्रिक्स आपको बता रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल को समझने में आपको आसानी होगी। तो S ब्लॉक में जैसे जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप आ गया, वहां पे सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से आप डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं। तो जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जो कि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो ये S1 यानी फर्स्ट ग्रुप, इससे आप पता लगा लेंगे कि वो जो एलिमेंट्स है, जैसे क्वेश्चन में भी आता है कि X इज एन एलिमेंट, तो उस बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा यानी S1, 1s1, 2s1 ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, वो ग्रुप्स आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। अब देखिए कि इसी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ यानी अगर आपको इसका पीरियड भी पता करना है, तो पीरियड अगर पता करना है तो जैसे मैंने यहां पे सोडियम लिखा, तो सोडियम का जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है उस कॉन्फ़िगरेशन पे देखें ये मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे 3 है। इससे क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये सोडियम जो होगा वो थर्ड पीरियड का होगा। पीरियड टेबल में मिला सकते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे जो आप सेल नंबर 1 2 फर्स्ट सेल का है, सेकंड सेल का है, थर्ड सेल का है, तो ये 3 नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड पीरियड का है, पीरियड का। इसी तरह से आप पहला तो ग्रुप से ग्रुप आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ग्रुप और पीरियड को आप समझ लेंगे, यानी ये फर्स्ट ग्रुप आसानी से आप बना सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आप बता सकते हैं जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का होगा। क्योंकि अगर ये आपको पता है ना, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन आता है हमें एटॉमिक रेडिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस सब पे क्वेश्चन जो कि आगे डिस्कस भी करेंगे, वो पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे भी, वो बहुत सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसलिए मैंने आज कोशिश किया है कि पहले एक ये इंट्रोडक्टरी क्लास दूं, जो एक ब्रीफ में आपको एक नोटिस करूं,
ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक दोनों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। अब आप देखिए कि ये जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, उसी तरह से अब हम कोई सेकंड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। सेकंड ग्रुप में जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को ही लेते हैं। मैग्नीशियम आपको पता है एटॉमिक नंबर ये 12 है इसका। जब कॉन्फ़िगरेशन आप किए हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां देखिए ये मैक्सिमम नंबर यहां 3 आया। क्लियर है? कौन सा पीरियड हुआ? थर्ड पीरियड का। एलिमेंट्स जो है वो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब यहाँ s पे 2, ये जो है s पे 2 यानी ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ये भी क्लियर हो गया कि चूंकि ग्रुप जो आप जो ग्रुप देख रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं वो s ब्लॉक के हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में कर रहा है? s में लास्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ s ब्लॉक एलिमेंट। वो s ब्लॉक के हो गए और 2 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड ग्रुप। अब मैग्नीशियम के बॉटम में कौन सा एलिमेंट है, अगर वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन राइट कि जो कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा, उसके जस्ट बॉटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो मैग्नीशियम के नीचे वाले एलिमेंट का जो होगा वो 3s2 जैसे यहाँ मैग्नीशियम का है तो उसका क्या होगा? लास्ट इसका 4s2 होगा। तो अगर कम से कम आपको ये भी पता चल जाता है तो इस आधार पे जैसे 3s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 ऐसे आप पूरे सेकेंड ग्रुप का जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर चलिए जैसे p ब्लॉक का में अब हम पहले चलते हैं। बस एक छोटा छोटा हिंट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप ये पढ़ भी चुके हैं और थोड़ा सा आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा इसके लिए जो जब हम आगे इसके बारे में कुछ और टेक्निक्स बताएंगे। तो जैसे p ब्लॉक में जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन का हमने लिया 7 है आपके 1s2 2s2 2p3। p में यहाँ पे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो मैंने अभी लिखा था कि अगर जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जा रहे हैं तो ये लास्ट जो p में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें जब आप 10 ऐड करेंगे तो कौन सा एलिमेंट ग्रुप का होगा? वो 13th ग्रुप जो है। जैसे आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे भी आप देख सकते हैं, जो मैं दिखाना चाहूंगा आपका कि ये 3 कि ये जो है 2 और 5 यहाँ पे आके, तो मैंने इसमें क्या कहा था कि अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 4 5 है तो उसमें 10 ऐड करेंगे। तो 10 जब आप ऐड कर देंगे तो 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 ऐड किए तो कितना हो गया? 15th। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया? 15th। आप यहाँ देखें कि नाइट्रोजन जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट। कोई एक लेते हैं और क्लोरीन 17 है तो कितना है? 2 8 7 यानी 7 है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब आप 10 इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 17th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। 17th ग्रुप का हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन जब आप अबव प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17। तो देखिए यहाँ पे 3p5 यानी लास्ट में यहाँ पे जो है आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? 3s2 है और 3p5 है जो 7 इलेक्ट्रॉन का है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो 7 है इसलिए वो 17 ग्रुप का हो गया। और ये जो नंबर है, जो ये मैक्सिमम नंबर की मैंने बात कहा था आपको 3 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? वो थर्ड पीरियड का वो एलिमेंट्स जो है वो आपका थर्ड पीरियड का हो गया। यानी इस आधार पे जैसे जो 17th ग्रुप के एलिमेंट है यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन, यानी जब आप बढ़ते गए तो 2p5 जैसे लिखते गए 2p5 3p5 लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा इस तरह से 1s2 2s2 2p5 9 यानी किसका है? फ्लोरीन का। तो यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2p5 उसके बॉटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3p5। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। जो इनर्ट गैस अगर वो हीलियम का आ रहा है तो हीलियम आर्गन में आ रहा है एटॉमिक नंबर, तो आर्गन इस तरह से जो इनर्ट गैस है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन वो भी डायरेक्ट आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन जो 17 है यहाँ पे, तो वहां आप नियन नियरेस्ट अबाउट कौन है? इनर्ट गैस नियन है Ne नियन, तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं नियन। नियन जो 10 हो गया आपका
नियन। क्लोरीन के लिए मैं लिख रहा हूं 3s2 3p5 17 हो गया। उसके फिर उसके बॉटम जब जाएंगे तो ये क्या 3s2 यानी नंबर जो बढ़ गए वो 4s2 4p5 बढ़ते जाएंगे। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको वो पूरे p ब्लॉक का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अब आइए, चूंकि आपको 12th में जो है एक टॉपिक है वो डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे वो डी एंड एफ ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन के ये सब सारे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने 11th में भी पढ़ा होगा वो सारे क्वेश्चंस जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आपका बन जाएगा। वो कैसे, वो देखिए, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट भी आप पढ़े हैं कि उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं हम, तो वो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उस ग्रुप का डी ब्लॉक का वो स्कैंडियम है। स्कैंडियम से ये स्टार्ट होता है और इधर जब आप डी ब्लॉक में लास्ट में आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वहां जिंक वो Zn जिंक जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में वो जिंक जो है वो आप स्कैंडियम से जिंक तक उसमें आप पढ़ते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है। अब आप देखिए कि यहाँ स्कैंडियम जो है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 21 है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, खास करके चूंकि डी ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस आधार पे इस ट्रिकी अप्रोच पे कम समय में आप आसानी से 100% परफेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो स्कैंडियम यानी नियरेस्ट जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो कौन है, आर्गन, जो 18 होता है आर्गन। चूंकि कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस आपने पहले कर चुका होगा, ऑलरेडी आपने बनाया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको ले रहा हूं। आर्गन यानी 18 हो गए, उसके बाद वो कितने हो जाएंगे 4s2 3d1। ध्यान से इसको देखिए, आर्गन 4s2 3d1 यानी 18 प्लस 2 20 और 1 21 हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि पहला अगर आपको पीरियड नंबर जो किस पीरियड का वो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है, तो वो जो आप सेल नंबर यानी जो मैक्सिमम नंबर की बात मैंने कही थी कि जो मैक्सिमम नंबर ये रिप्रेजेंट कर यहाँ पे मैंने लिखा है वो आपका पीरियड नंबर होगा। यानी इसका मतलब है कि स्कैंडियम जो है वो 4th पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड। क्लियर है? मैं दूसरा भी एग्जांपल लूंगा लेकिन आप पहले यहां देखें, ये 4 चूंकि आर्गन के बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग में ये क्या है, यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कि वो 4th पीरियड का एलिमेंट है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ अकॉर्डिंग टू जो अबव प्रिंसिपल जो हमने लिखा है तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लास्ट कर रहा है, तो ये तो क्लियर है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है वो डी में लास्ट कर रहा है। अब आइए कि वो किस ग्रुप का है, ये इंटरेस्टिंग देखिए कि आप आखिर ये जो 4s2 3d1 जो मैंने लिखा है वो एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप का है। तो ग्रुप के लिए आप डी ब्लॉक के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए 2 और 1 है, इस दोनों नंबर को आप ऐड कर दें यानी 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ध्यान से देखिए कि मैंने क्या कहा कि 4s2 3d1 जो ये कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने लिखा है तो ये जो s पे 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ऐड कर दिया तो 3 हो गया। इसका मतलब है कि स्कैंडियम जो है वो 3rd पीरियड का है, स्कैंडियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है, सॉरी 3rd पीरियड नहीं 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियड तो मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया, वो किस ग्रुप का एलिमेंट है 3rd ग्रुप। पीरियड तो मैक्सिमम नंबर है वो 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया। और ग्रुप के लिए मैंने ये कह रहा हूं कि 2 और 1 इसको आप ऐड कर दें तो 3 हो गया, वो किस ग्रुप का हो गया 3rd ग्रुप का हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे स्कैंडियम है, उसके बाद आगे आप पढ़िए, जैसे कोई क्रोमियम, आप क्रोमियम ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसी पे मेट का कोई। इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो AR 4s
1 3d5 लिखते हैं। अब चूंकि इसको 4s1 3d5 क्यों लिखते हैं, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी पे वो बेस्ट है, जिसके बारे में भी आगे जब डी ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे भी, और आप चूंकि ये जान भी रहे होंगे। क्योंकि क्रोमियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितना है 24, तो 18 और 6 कितना हो गया 24। पीरियड कौन सा है, ये नंबर 4 है दिखा रहा है, मैक्सिमम नंबर यही 4 है इसमें, तो पीरियड कौन सा हो गया, 4th पीरियड का है ये। अब ग्रुप देखिए आप, यहां 1 और 5 है, तो कितने हो गए 1 प्लस 5 यानी कितने हो गए 6। तो क्रोमियम 6th ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि आप 18 ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक के लिए, उसके बाद चूंकि 3 से लेके जो आपका 12 जो पीरियोडिक टेबल, आपको मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल सामने में ही आप देखें कि 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 13 से 18 जो है वो आपका कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्रोमियम में भी आपको पता चल गया कि ये जो एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस बेसिस पे ग्रुप कौन सा हुआ और पीरियड कौन सा हुआ। नेक्स्ट उससे आगे एक और ले लेते हैं, जैसे कोबाल्ट को लेते हैं, कोबाल्ट का 27, तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d7, ऐसे भी देखें 2 7 27 एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये भी मैच कर रहा है। लेकिन आगे देखेंगे आगे, और उसके नीचे जो बॉटम में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन अदर एलिमेंट्स के होंगे उसका एटॉमिक, इवन कि आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर है तो आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी वो पूरे आप डिटेल जो है आपके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उस एलिमेंट्स के जो हैं वो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली बना सकते हैं, जो खास करके डी एंड एफ ब्लॉक के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एक मैं ये चूंकि आप जान भी रहे होंगे, एक ब्रीफ हम कर रहे हैं आज, चूंकि ये मेरा पहला क्लास है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप कितनी इससे वाकिफ है या नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ सकें। तो कोबाल्ट में आइए कि कोबाल्ट में क्या हो गया कि आर्गन जो है वो आर्गन 4s2 3d7, यानी यही फिर आ गया क्या 4 आ गया, ये मैक्सिमम नंबर, इट मीन इट्स अ पीरियड नंबर इज 4, मीन बिलोंग्स टू 4th पीरियड, ये 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया। और ये 2 7 इसको ऐड कर दीजिए, तो 2 और 7 ऐड आप किए, 2 + 7 कितने हो गए 9। तो कोबाल्ट कितना हो गया, किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 9th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। क्लियर है। अब आप देखिए इसी में लास्ट जो है इसका जिंक को हम लेते हैं, यानी जब आप इससे इधर से बढ़ रहे हैं, स्कैंडियम, वेनेडियम, टिटेनियम बढ़ते आ रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर 21 से आप यहां 30 पहुंच रहे हैं डी ब्लॉक के लिए, तब आप क्या कर रहे हैं, यानी जिंक जो है, जिंक का फिर क्या हो गया आर्गन Ar 4s2 3d10, तो यहां भी पीरियड नंबर क्या हो गया 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर यही है यहाँ पे 4th, तो पीरियड जो हो गया वो 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया। ग्रुप यहाँ पे 2 और 10 है, यानी 2 + 10 यानी 12, यानी किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया ये 12th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। तो आई थिंक स्कैंडियम टू जिंक you can easily find out the elements belongs to which group or which period, यानी स्टार्टिंग जो मैंने स्कैंडियम से लिया था तो वो 4s2 3d1 से लिया था, और यहां पे जब हम पहुंच रहे हैं तो 4s2 3d10 पे पहुंच रहे हैं, यानी 21 से लेके आप पहुंच गए यहां पे 30 तक पहुंच गए। क्लियर है। अब आप देखिए कि अगर आपको स्कैंडियम के बॉटम में जो एलिमेंट है उसका आपको पता नहीं है कि कौन जो एलिमेंट्स है, एटलीस्ट वो एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, तो यानी ये जो स्कैंडियम है
आप क्या करें कि ये देखें कि जैसे 21 इसका फर्स्ट सीरीज, इसलिए मैंने कहा था कि 30 अगर आपको याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे तो मैं ये कहता ना, केमिस्ट्री में प्राय ये बोला जाता है ना कि भाई चूंकि स्कोरिंग पेपर है और अगर आप टेक्निकली इसको पढ़ते हो तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप सीख पाओगे। तो 21 है, इसमें आप जो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसमें आप 18 ऐड कर दो, 819213 यानी 39। क्लियर है कि स्कैंडियम के बॉटम में द एलिमेंट which is in bottom of below the scandium, यानी position of the elements having atomic number 39 is just below to the scandium, या 39। एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जस्ट ये 4s2 है तो ये यहां हो जाएगा 5s2 4d1। सिर्फ इस ये जो नंबर है यानी 4 यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 है तो 4 हो गया। ये 21 जैसे था एज इट इज ऐसे ही आप लिखे। यानी 39 का जब आप करके चेक भी आप कर सकते हैं, जो 1s2 2s2 से आप बढ़ते जाएं वहां पे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ जो इनर्ट गैस जैसे आर्गन है यहाँ पे, तो आप देखते हो कि जो इनर्ट गैस मैंने पहले कहा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यानी उस तरह से वो यहाँ पे आप बढ़ते जाएंगे। जो रेडन है वो लास्ट आप जो एक्सी जेनन में जाएंगे। तो इसके बॉटम वाला जो एलिमेंट है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 5s2 4d1। इसके नीचे जो एलिमेंट्स है वो हो जाएगा 6s2 5d1। आप करके देख सकते हो। आप पीरियड आपके सामने अगर पीरियडिक टेबल है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो सेकेंड थर्ड ये जो सीरीज है, जो ये पीरियडिक टेबल जो ये देख रहे हैं आप, तो इस बेसिस पे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो ये है जो कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो। उसी तरह से आइए जैसे जिंक है, लास्ट एक इसका लिए लेते हैं कि अगर जिंक है तो जिंक में ये जो लिखा गया कि 4s2 3d10, तो उसके बॉटम का जो एलिमेंट होगा उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2, यहां पे हो गया 5s2 4d10। और चूंकि जिंक है इसमें आप उसके बॉटम यानी 18 उसमें ऐड कर दें तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 48। यानी ये जो जिंक है 30, एटॉमिक नंबर जो जिंक का है वो 30, उसके बॉटम जो एलिमेंट्स है वो जो कैडमियम, यानी जो एलिमेंट बॉटम में है वो है कैडमियम, और वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा वो 48 होगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है वो क्रिप्टन यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप वो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में जब आप जाएंगे तो ये बहुत यूजफुल होगा। तो इस तरह से पूरे आप जिंक ग्रुप के एलिमेंट जो है, यानी जो जिंक 12 ग्रुप के एलिमेंट्स जो आपके हैं उस बेसिस पे जो है आप टॉप टू बॉटम उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? यानी आप अभी देखें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट का क्या होगा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है उसमें टोटल जो एटॉमिक नंबर है, जैसे मैंने अभी किया ना 30 है, इसमें 18 ऐड किया तो उसके बॉटम का एलिमेंट मिल गया। तो जैसे उसी तरह से आप मान लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन जो भी है, कम से कम अगर आप मतलब ऐसे तो एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में खास करके आईआईटीज मेडिकल पेपर्स में वो दिए हुए होते हैं कंसर्न क्वेश्चन, लेकिन आप खास करके एकेडमिक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन होंगे वो इस बेसिस पे आप बना सकते हैं। अब आप आइए कि ये आपने देखा कि जो मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इसके लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की बात की, जहां सिंपली मैंने ये अभी बताया कि अगर आपको टॉप का जो किसी भी ग्रुप का के टॉप यानी फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो आप बॉटम तक के एलिमेंट्स का जो है कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं।
और ये इस पे अगर आपको कमांड हो गया तो जैसा मैंने पहले वो कहा कि जैसे क्वेश्चन जो होंगे आपके पी ब्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिस पे अरेंज करने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं, तो इससे शायद बहुत ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये जरूर आप पीरियोडिक टेबल के लिए पहले जो है कॉन्फ़िगरेशन को आप जरूर देख लें। अब आइए एक इंटरेस्टिंग जो सबसे बॉटम में जो पीरियोडिक टेबल का है वो एलिमेंट्स है आपका लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो आज हम एक लेंथेनॉइड्स के लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक्स दे रहे हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में भी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो जैसे आप जब उसमें पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, तो वो इजीली जो है वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जो लेंथेनॉइड है वो आपका जो लेंथेनाइड ग्रुप का एलिमेंट यानी एफ सीरीज का जो एलिमेंट है वो 57, 71 जो लेंथ है ना 57 हो जाता है, और सीरियम उसके बाद से वो स्टार्ट होता है, सीरियम से आके आप लास्ट ल्यूटेशियम तक पहुंचते हैं जो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक आप जाते हैं। तो इसके लिए एक हम जो फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको जरूर नोट कर लें और आप देखें कि अभी आपको जो ये 14 लेंथेनॉइड्स एलिमेंट है इजीली यू कैन रिकॉल, और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। जैसे उसको मैं एक हिंदी में एक जस्ट एक उसको मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज ये ऐसा है, श्री प्रिय नंदनी परिवारम समेतम यूरोप गए, टीबी, डायरिया हुआ, अरे तुम अब लुट गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप देखिए कि कैसे इस पे हम सिंबल लिख रहे हैं, उस बेसिस पे आपको ये 14 एलिमेंट्स अब भी याद हो जाएंगे। श्री CE श्री, प्रिय PR प्रिय, नंदनी ND नंदनी, PM परिवारम, समेतम SM समेतम, यूरोप EU यूरोप, गए GD गए, TB डायरिया DY, हुआ HO हुआ, अरे ER अरे, तुम TM तुम, अब YB अब, LU लुट। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको मैंने लिखा है। आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं, इस बेसिस पे आप इजीली जो है सो माइंड में सेट कर सकते हैं, और इस पे जो इसके कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक इस पे आपको बन जाएंगे। जब आप लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एटॉमिक रेडिया, ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, तो उस पे भी आपको ये जो सारे 14 एलिमेंट्स जो है वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, चूंकि आप चार्ट से मैं आप इसको मैच करा सकते हैं कि ये जो है यानी देखिए CE यानी सीरियम, प्रिसोडोमियम, नियोडमियम, परमीसियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोंसियम, होलोनियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड लुटेशियम। क्लियर है?
यानी इस आधार पे आप ये जो 14 एलिमेंट्स हैं आप नोट कर लें इसे और अपने फ्रेंड्स से भी आप शेयर करें इस 14 एलिमेंट्स को। होप सो कि अभी आपको याद हो गया होगा। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन जब आप इस पे बनाएंगे तो और जो इस पे बेस्ट क्वेश्चन है जो आगे से जब इस टॉपिक के क्लासेस होंगे तो इस टॉपिक पे जो और जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे जो प्रॉपर्टीज होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट चूंकि अभी हम पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आपको दे रहे थे जो थोड़ा पीछे लेके चले हैं हम उस पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट पे ये एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं। तो पहला जो ये एक टॉपिक है जो पहले इस टॉपिक में जो जिसको पीरियोडिक टेबल को जो मैंने लिया है मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट you can easily solve it और फिर आप जो है वो either it's academic exams or your competitive exams। चलिए तो ये थोड़ा सा मैंने पीरियोडिक टेबल की बात की। जस्ट एक फ्लैशबैक में फिर हम चलते हैं जो फर्स्ट टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा वहां पे मैं आपको फ्लैश करता हूं। जो 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने पढ़ा था तो उसके बाद उसमें एक केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो वो भी आप थोड़ा सा देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद जो 12th का फर्स्ट टॉपिक जो आपका सॉलिड स्टेट है इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे क्लास में लेंगे। बट अभी जस्ट एक फ्लैशबैक आपको हम दे रहे हैं कि अगर आपने ये टॉपिक चूंकि फर्स्ट टॉपिक है अभी तक आपने शायद इसे पढ़ भी लिया होगा तो इसमें आप सिर्फ मैं वो पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूं आप इसको माइंड में सेट कर लें और उस पॉइंट पे अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को लिखें और जब हम डिटेल में इस चैप्टर में आएंगे कभी तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। यानी जैसे इस टॉपिक में आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉलिड स्टेट में जब आप देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है आपका जो प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड बीसीसी एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी ये जो निकालते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, how many atoms are present in body centered cubic cells, how many atoms are present in face centered cubic cells। तो आप एक बार उसको जरूर देख लें और उसमें जब आप एक डेंसिटी यानी जब आप कैलकुलेट अगर पढ़े हैं तो देखे होंगे कि रो इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करते हैं z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन ए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो आपके 12th बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जस्ट मैं अगर इसे कहूं कि ये आउट क्वेश्चन है इट्स 100% कि एक क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल आपको होते हैं कि आइदर यू कैलकुलेट रो दैट इज द डेंसिटी ऑफ एन एटम जेड जो एटॉमिक नंबर है वहां पे उसका जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम से आप डिटरमाइन करते हो कि ये बीसीसी होगा या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा या एफसीसी होगा। m जो मॉलिक्यूलर मास है a जो यहाँ पे आपका एज लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और na रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो एक आउट क्वेश्चन है जो आपको एकेडमिक बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन आना है मतलब आना है 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये डेरिवेशंस प्लस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम आगे क्लास में देखेंगे। सॉलिड स्टेट के बाद आप जो सॉल्यूशंस जो हैं सॉल्यूशन टॉपिक शायद आप पढ़ भी चुके हुए होंगे उसमें आप जो है सॉल्यूशन में जो पढ़े होंगे जैसे खास करके जो मैं उस क्वेश्चन की अभी सिर्फ बात करना चाह रहा हूं कि आप खाली उसको देख लें। मैं आगे से मैं एक एक टॉपिक को पर्टिकुलर वे में मैं सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। हेनरी लॉस आपने सॉल्यूशन टॉपिक में आपने पढ़ा होगा हेनरी लॉस
elevation of boiling point, depression in freezing point, these are the laws जिसपे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो अगर हेनरी लॉ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इस पे क्वेश्चन आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में आपको होता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, लेकिन फिर मैं उसको भी एक टेक्निकल अप्रोच आपको बताऊंगा जिस आधार पे जो है आप उस टॉपिक में भी आप जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक में आ जाएं, और ऑर्गेनिक टॉपिक में शायद आपने अल्काइल हैलाइड्स शायद पढ़ लिया होगा, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें आपका जिसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक पार्ट में वो एक ऐसा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसका हर एक चैप्टर में एप्लीकेशन है। 11th में जो आपने 11th से आपने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत पढ़ना, जो आइसोमेरिज्म वगैरह आपने 11th में पढ़ा है, वो 12th में भी अभी सिलेबस में है जो आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म में जो आपने उसमें पढ़ा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो वो आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन जो है वो टॉटोमेरिज्म, वो आप उससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, वो टॉटोमेरिज्म को आप जरूर पढ़ लेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आज एक हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यानी वो आर एंड एक टॉपिक को ही आज मैं क्लियर कर देता हूं, आर एंड एस नोमेनक्लेचर, उसे मैं डिस्कस करता हूं। आर एंड एस नोमेनक्लेचर। आर दैट इज रेक्टस, इट्स अ लैटिन वर्ड रेक्टस, यानी इसका मीनिंग होता है राइट। सिनिस्टर, एस फॉर सिनिस्टर, इसका मीनिंग होता है लेफ्ट। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बीआईटी में भी ये क्वेश्चन थे इस पे, और जिसमें बोर्ड में भी है, जिसमें आप कायरलिटी के बारे में मतलब आप शायद पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा आपको इससे पहले जो क्लासेस हुए हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा आज फोकस डाल देते हैं, जो शायद ये टॉपिक कम से कम आपका ऑर्गेनिक का क्लियर हो जाएगा। ये जो आरएस नोमेनक्लेचर है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग वेज एंड डैश फॉर्म यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं। लेट अस सपोज कि जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड है सी, CH3 OH COOH। ये मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, कौन सा कंपाउंड है ये, दैट इज लैक्टिक एसिड। मैं इस कंपाउंड में आपको ये बता रहा हूं कि जो नोमेनक्लेचर आर एंड एस नोमेनक्लेचर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे एक क्वेश्चन आपको होते हैं, वो आप कैसे जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस आर एंड नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, यानी उसको बोलते हैं, ये 3 है CIP रूल, इस पे आता है कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग। तो पहला तो जो आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिए होते हैं, या तो जैसे नेम लिखा हुआ होगा आपको कि लैक्टिक एसिड, कि राइट आर एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ लैक्टिक एसिड, या कोई और आर एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ 2-ब्यूटानॉल। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने एक टर्म्स अगर पढ़ा होगा तो दैट इज कायरलिटी, कायरलिटी के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आप ये देखें कि अगर ये हमारा हैंड लेफ्ट हैंड में है, तो इसमें आप ये देखें कि अगर हम मिरर इमेज इसका अगर हम लेते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में है वो राइट आपको आता है, और जो राइट है वो आपको लेफ्ट आता है।
यानी अगर इसमें सिमेट्री, जो सिमेट्री में कौन कौन सिमेट्री होते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है CH3, ऐसे लिख दिए इसको CH3 COH COH, ये लिख दिए। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल, क्योंकि आप जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो एक ग्रुप दूसरे, जैसे ये COH COH, ये CH3 CH3 है ना, ये आपको मीट करता है। तो यानी वो सिमेट्री भी जो है, जो हम एक देख रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो तीन हम बात करें, खास करके आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कमांड करना। तो आइए, हम चूंकि सबसे पहले क्या कह रहे थे कि जो कंपाउंड जो यहाँ पे मैंने लिया है, ये कौन सा कंपाउंड मैंने कहा, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है, इसका आपको नोमेनक्लेचर लिखना है, ये नेम लिखा हुआ होगा। तो CIP ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन ए कायरल सेंटर, यानी सबसे पहले कायरल सेंटर आपको असाइन करना है कि वो कायरल सेंटर क्या है। कायरल सेंटर में क्या हुआ, a carbon center having attached four different group, यानी 4 different group अगर उस कार्बन से attached है तो that carbon is called chiral carbon। मीन जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है, एक क्या है OH, दूसरा क्या है COH, तीसरा क्या है CH3 और चौथा क्या है यहाँ पे H। तो ये 4 यानी 4 डिफरेंट ग्रुप यहां पे अटैच्ड है। इट्स क्लियर कि दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। तो असाइन द कायरल कार्बन, CIP रूल ये क्या, पहला रूल क्या कह रहा है कि असाइन द कायरल कार्बन, यानी कायरल सेंटर, यानी उसको यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा भी होगा कि कोई कंपाउंड ऐसा होगा कि मोर देन 1 कायरल कार्बन। और ये कितना आपको हेल्प करेगा वो आप देखिए कि अगर आप कायरल सेंटर असाइन कर लेते हो तो यू कैन ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, वो फाइंड कर सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके होते हैं, कोई कंपाउंड आपको दिए होंगे और उसमें क्वेश्चन ये होता है कि राइट डाउन या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग और गिवन कंपाउंड्स। तो यहां पे क्या किया कि सबसे फर्स्ट वर्क में हमने क्या किया, जो कायरल सेंटर को पता किया। तो कायरल सेंटर पता करने के लिए मैंने जैसा कहा कि 4 डिफरेंट ग्रुप से आप ये पता कर लें। आप देखें, क्योंकि ये कार्बन जो है, कार्बन से 4 ग्रुप अटैच्ड होना मस्ट है। अगर आप ये कहें, जैसे हम इसको ऐसे लिख दें CH3, ऐसे स्ट्रक्चर H को भी अगर हम लिख दें, क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कायरल कार्बन वही होगा which has 4 different group, उससे 4 different group attached होगा। आप यहां देख लो, ये H 3 सेम ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, ये तीनों हाइड्रोजन है, इसलिए ये कायरल नहीं हो सकता, कायरल नहीं होगा। अब उसके बाद क्या कहता है कि गिव द प्रायोरिटी, यानी सीक्वेंस जो है आपको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उस पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो असाइन करना है कि प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी रूल देना है। प्रायोरिटी किस सेंस में कि जब आप जो ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड किया मैंने, तो ये OH अटैच्ड हो गए, COH है, C है। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को और भी आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे कि COH है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये भी क्या कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें अटैच नहीं है। तो पहला तो एक आप हैबिट बना लें कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्लियर कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने का कोशिश करें, इसको अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं।
अब जब हम इसको प्रायोरिटी रूल पे आएंगे कि सबसे which will be फर्स्ट प्रायर ग्रुप, आप देखिए कि कार्बन से इधर सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन से इधर ऑक्सीजन अटैच्ड है, कार्बन से कार्बन है और यहाँ कार्बन से कार्बन है। और दूसरी बात कि ये जो ग्रुप यहाँ डॉटेड लाइन जो मैंने लिखा है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी ये हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट बिलो द व्यूअर। Whenever you are plotting three-dimensional structure, there must be one group will be below the viewer, क्योंकि ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप सामने चूंकि थ्री डायमेंशनल इस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम बिलो द व्यूअर आपके पीछे, इस कार्बन के पीछे अटैच्ड, और ये स्ट्रॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द ग्रुप्स अटैच्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी ये OH जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर अटैच्ड है। तो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग में जब प्रायोरिटी देंगे तो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कार्बन से ये पहले यहाँ इधर ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का ही एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये इसको प्रायर कर दिए 1, यानी फर्स्ट प्रायर कर दिए प्रायोरिटी रूल पे, ये फला, ये अकॉर्डिंग टू CRP रूल। अब क्या है कि सेकेंड ग्रुप जब अटैच करेंगे हम वो देखेंगे, तो सेकेंड में देखिए यहां से कार्बन से ये भी कार्बन अटैच है और इस कार्बन से यहां भी कार्बन अटैच्ड है, तो दोनों तो सेम ग्रुप है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे विच वन इज हायर प्रायर ग्रुप, वो हायर प्रायर ग्रुप कौन है, तो इधर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है और इधर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इधर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसको देना होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप को देना होगा। आप ध्यान से देखेंगे ये जो RS नोमेनक्लेचर है, इस पे भी एक क्वेश्चंस आपको बोर्ड में होंगे, बोर्ड में भी होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ये आप समझने का प्रयास करें। और अगर बाय द वे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू मस्ट कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, उसमें आप जरूर कमेंट करें कि ये समझ में कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, सब प्रायोरिटी रूल, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी रूल इट्स अ सेकंड प्रायर ग्रुप। और फिर ये जो है उसके बाद क्लियर है कि अगर ये सेकंड प्रायर ग्रुप है तो ये आपका CH3 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, थर्ड प्रायर ग्रुप हो जाएगा। और लास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा लिस्ट प्रायर ग्रुप होगा, यानी फोर्थ प्रायर ग्रुप हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यानी यहीं पे मैं ये भी बता दूं, अगर ये हो जाए, ऐसा भी कंडीशन आएगा आपको कि जैसे ये कार्बन है, कायरल कार्बन अगर ये है, इधर ये कार्बन है, इधर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, तो अगर एक पे अगर वो कोलाइड, यानी इस कार्बन में भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन में कार्बन आ गया, तो नेक्स्ट ग्रुप को आप फॉलो करेंगे कि नेक्स्ट जो ग्रुप अटैच्ड है उससे आगे जो अटैच्ड किया हुआ ग्रुप है वो हायर प्रायर उस दोनों में से कौन है, जो एक क्वेश्चन भी आपको हम दे रहे हैं, जो आप बना के खुद देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल आई हैव जस्ट गिवन ए priority to OH group is 1, carboxylic group is 2, CH3 group that is the methyl यानी alkyl group, methyl group is 3 and least prior group is 4। उसके बाद नेक्स्ट CRP रूल में ये क्या कहता है कि अगर जब आपने ये प्रायोरिटी दे दिया देन मूव टुवर्ड दिस, यानी पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे मूव करना है। यानी पहले फर्स्ट के इधर वो क्लॉकवाइज जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ जो डायरेक्शन जो हमारा होगा, यानी यहां जैसे ये OH ग्रुप अगर हमने लिखा है तो क्या हुआ, फर्स्ट, उसके बाद ये यहाँ पे सेकेंड, ये थर्ड और ये चला गया हमारा फोर्थ, यानी डायरेक्शन क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से यानी सेकेंड अगर यहां की जगह इस पोजीशन पे आता तो 1 2 फिर 3 आता, तो फिर क्या होता, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर मैंने प्लॉट किया है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, 1 यहाँ पे है, 2 इस पोजीशन पे है, 3 इस पोजीशन पे है, 4 जो कि बिलो द व्यूअर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रूल को जो फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो एंटी क्लॉक गया, तो एंटी क्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन जो इसका क्या हो गया, S, यानी इसका नेम होगा S लैक्टिक एसिड।
अब चूंकि यहाँ पे आप ये देखिए, ये इसका अगर S है तो वो R भी बन सकता है। जब आप स्ट्रक्चर जो दूसरा जो स्ट्रक्चर अगर आप प्लॉट करें तो उसमें आपका R भी आएगा, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। वो कैसे आएगा? अब यहां देखिए कि कायरल सेंटर जो इस कंपाउंड में जो कायरल सेंटर है, एक ही कार्बन है जो कायरल सेंटर है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि whenever you are determining the total possible isomers in the given compound, then the formula is 2 to the power n, where n represent number of chiral carbon. N represent number of chiral carbon. In this structure, chiral carbon is 1. क्योंकि ये नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, तो एक ही कायरल कार्बन इसमें जो है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इस पे 2 to the power n की जगह पे where n is equal to, इसको आप लिख सकते हैं n is equal to 1 2 3 so and so on। तो n यानी एक है तो 2 to the power 1, यानी ये क्या हो गया? 2। यानी लैक्टिक एसिड का देयर आर ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें पहला जो कायरलिटी यानी कायरल कार्बन हमें पता चल गया, तो उस कायरल कार्बन के बेसिस पे जो है वो नोमेनक्लेचर्स जो है आप है इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। चूंकि हम आज आर एंड एस नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, आपने शायद DLB पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो लिवो, यानी कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल L स्मॉल l, तो मैं उसके बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब इफ यू हैव कमांड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी अगर मैकेनिज्म आप सीख जाते हैं तो आपका सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन भी वहां बन जाएगा। तो पहला चलिए कि एक जो ये मैंने लैक्टिक एसिड लिया, उस लैक्टिक एसिड का R एंड S नोमेनक्लेचर करने के लिए ये मैंने S लैक्टिक एसिड लिखा। लेकिन अब अगर हम इसी का यहाँ पे मिरर इमेज ले लें, जैसे अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर चूंकि मिरर इमेज हमें लेनी है, ये H OH COOH और CH3, नहीं सॉरी, मैंने पहले जो स्ट्रक्चर लिया था वो क्या था, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे क्या था, COOH था। जब आप यहाँ पे इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये इमेज कैसा बन जाएगा, यहाँ CH, ये ग्रुप लेफ्ट जो था वो राइट, यानी OH CH3 COH, ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप CIP रूल लगाते हैं तो फर्स्ट प्रायर ग्रुप कौन सा हो गया, ये आपका 1 OH ग्रुप जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड प्रायर ग्रुप कौन हो गया, 2, ये COH ग्रुप। थर्ड प्रायर ग्रुप कौन हो गया, CH3 यानी 3, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ प्रायर ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इज बिलो द व्यूअर, सो ऑलवेज इट विल बी फोर्थ पोजीशन, यानी फोर्थ प्रायर ग्रुप। जो हाइड्रोजन है वो बिलो द व्यूअर है, इसलिए वो फोर्थ प्रायर ग्रुप होगा। तो अब आप देखिए इसका जब आप मूवमेंट यानी दिखाते हैं, डायरेक्शन जो है यानी 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन R, यानी क्या हो गया, R लैक्टिक एसिड। आई थिंक इट्स क्लियर कि एक ये जो था ये S लैक्टिक एसिड था और ये जो आ गया वो R लैक्टिक एसिड। देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो इस बेसिस पे जो है सो आप जो है एक ये देख लें, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिसको आप बना के देखें कि वो उसमें कितना कायरल सेंटर है, कितना कायरल कार्बन है,
और उस कायरल कार्बन के आधार पे हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यू कैन ड्रॉ। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है 2 ब्यूटानॉल दूसरा है टार्टेरिक एसिड, तीसरा है ग्लूकोज, और एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपको मैं ये दे रहा हूं कि ओनली हाइड्रोकार्बन, राइट, ओनली फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, ऐसा कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होगा, दूसरा और कोई ग्रुप नहीं। ऐसा कोशिश करिए कि आप ऐसा हाइड्रोकार्बन का एक कायरल सेंटर बनाइए जिसमें मिनिमम फर्स्ट वो कंपाउंड होगा जो कायरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा, और उस बेसिस पे आप उसका उस कंपाउंड का जो है R&S नोमेनक्लेचर जो है, यानी R&S जो आप नोमेनक्लेचर में नेम मेंशन करेंगे, यानी वो आप मेंशन करेंगे, यानी फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। होप सो कि अगर इस चीज को आप करके देखें तो मुझे लगता है कि एक कम से कम क्वेश्चंस जो है आप इसमें R&S नोमेनक्लेचर में आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? आप इसको देख लेंगे R&S नोमेनक्लेचर। थैंक यू। आज इससे आगे जो है अब हम नेक्स्ट डे से पर्टिकुलर क्लास जो है हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, और उस टॉपिक के आधार पे आपको हम आपसे हम डिस्कस करेंगे। और जो ये सेशन है हमारा, तो मैंने सिर्फ अभी इस सेशन में आ चुकी है, मेरा पहला क्लास था, तो मैंने ये कोशिश की है थोड़ा थोड़ा तीनों पार्ट को टेकअप करने का कोशिश मैंने किया है कि एक जस्ट फ्लैशबैक यानी पीछे आपको ले गए हैं, थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल की बात मैंने कर ली, थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट जो फिजिकल का पार्ट था वो मैंने बात कर ली, ऑर्गेनिक में जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बात मैंने की, और ये ऑर्गेनिक की भी कुछ बात मैंने की, जिसमें एक मिड से मैंने RS नोमेनक्लेचर एक टॉपिक लिया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।